जैसा कि आप जानते हैं हम लोकल गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट चैप्टर जो है, इसका लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल बॉडीज अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल बॉडीज अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये है आज का टॉपिक। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था पूरी तरह से कि पंचायती राज सिस्टम, उसके 3 टायर्स अलग अलग हमने डिस्कस किए, उनके पावर्स, फंक्शंस, उसका कंपोजिशन। उसके बाद मैंने कहा था कि म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी अर्बन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था वन बाय वन। आई होप कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब हमें बोलना है कि लोकल बॉडीज जो भी है, चाहे आप अर्बन लेवल की बात करें, शहरों के लेवल की बात करें या कि रूरल लोकल बॉडीज जितनी भी हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हिंदुस्तान के आईन में इनका क्या स्टेटस है और इनको किस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेटस मिला, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन लोकल बॉडीज whether they are rural local bodies or they are urban local bodies, तो उसमें हमें बताना है कि what is the constitutional status of these local bodies। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, रूरल लोकल बॉडीज चूंकि ये शेड्यूल 11th में आती है और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो शेड्यूल 12th में आती है। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक ही शेड्यूल थे, धीरे धीरे ऐड होते गए, और जहां तक इन लोकल बॉडीज का ताल्लुक है, चाहे रूरल लोकल बॉडीज हो जिनको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज हो जिनको हम म्युनिसिपैलिटीज भी कहते हैं, तो जो शेड्यूल 12th में आती है और यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम है वो शेड्यूल 11th में आता है, तो इनको, इन लोकल बॉडीज को 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत 1993 में रिकॉग्निशन मिली कॉन्स्टिट्यूशन में, और हिंदुस्तान के आईन ने इनको स्टेटस दे दिया। हालांकि उससे पहले भी हमारे यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो लोकल बॉडीज है, चाहे हम रूरल एरियाज की बात करें, पंचायत वगैरह की, या अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह की जब हम बात करते हैं, तो ये पहले से थी लेकिन मैंडेटरी नहीं थी। बात याद रखिएगा, इनको कंपलसरी, इनको मैंडेटरी बनाया गया 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत 1993 में, 1992 93 में, क्योंकि जून 1993 में फिर ये एनफोर्स हो गई, तो लागू हो गई पूरे हिंदुस्तान पे। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला कि अब ये जो भी लोकल बॉडीज है इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे स्टेटस दे दिया है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन मिल गई, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं, और अब ये हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको इन लोकल बॉडीज को, चाहे रूरल लोकल बॉडीज हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनको अपनी स्टेट्स में इनको जगह देनी ही देनी है, इनको मैंडेटरी बनाना ही बनाना है, और उनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी पावर्स दिए गए हैं, जितने भी आइटम्स दिए गए हैं डिवीजन ऑफ पावर में, जितने भी लिस्ट दिए गए हैं, या सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट्स बोलिए, आइटम्स बोलिए, लिस्ट्स बोलिए, तो जितने भी इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो इनको बराबर मिलेंगे और ये अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगी, दोनों बॉडीज, शहरों में भी और की लेवल पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इनको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, चाहे पंचायती राज सिस्टम की बात करें जिसको शेड्यूल 11th में जगह मिली, या अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें जिसको शेड्यूल 12th में जगह मिली। तो सबसे पहले 3 टायर सिस्टम, ये जो दोनों लोकल बॉडीज है, अर्बन या क्या कहते हैं इसको, रूरल, 3 टायर सिस्टम बनाया गया और कहा गया कि ये कंपलसरी होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम का मतलब है कि अगर हम पंचायती राज की बात करेंगे तो लोवेस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत आती है, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति आती है, ब्लॉक समिति आती है, एपेक्स लेवल पे जिला परिषद आता है। इसी तरह से जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, लोवेस्ट लेवल पे टाउन एरिया कमिटी, नोटिफाइड एरिया वगैरह, तो इंटरमीडिएट लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज, एपेक्स लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी ये सबसे पहला
इनको ये फीचर रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और हर स्टेट के लिए कंपलसरी रखा गया कि ये अब 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। जब ये मैंडेटरी नहीं था बिफोर 1993 अमेंडमेंट, बिफोर 1993 अंडर 73rd और 74th अमेंडमेंट, यहाँ पे ये था कि स्टेट्स जो है दे वर नॉट बाउंड टू मेक इट 3 टायर। तो कुछ स्टेट्स के 2 टायर्स भी होते थे जब हम पंचायती राज की बात करेंगे, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू अब हर स्टेट को कहा गया कि 3 टायर होना चाहिए, चाहे रूरल लोकल बॉडीज हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो। तो ये लोवेस्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और एपेक्स लेवल पे होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि ये 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। देन आफ्टर इलेक्शन दूसरा कहा गया कि अब इसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी बॉडीज हम बना रहे हैं, लोकल बॉडीज, चाहे पंचायत बना रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज बना रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बना रहे हैं, टाउन एरिया कमिटीज बना रहे हैं या जिला परिषद बना रहे हैं, तो यहाँ इलेक्शन की बात चल रही है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए और थ्रू इलेक्शन ये बॉडीज बननी चाहिए। ये नहीं कि जो भी कोई आएगा तो वो वहां हिस्सा ले सकता है, वो वहां पे खुद ही चेयरमैन बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इनके लिए, इन बॉडीज को तश्कील देने के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है प्रॉपरली। जब हम पंचायत की बात करते हैं, वार्ड मेंबर जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, उसके बाद फिर सरपंच चुना जाता है अमंग मेंबर्स। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पंचायत समितिज की, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया किस तरह से चेयरपर्सन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है अमंग मेंबर्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज इनको अपॉइंट किया जाता है, प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं और 5 साल के लिए ये बॉडीज तश्कील दी जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो बॉडीज होती है, समटाइम्स दीज बॉडीज doesn't work for 5 years, they will not complete 5 years. In case of that, if these bodies are dissolved earlier, new elections is to be conducted within 6 months. ये बात याद रखिएगा। अगर कभी कभार जो ये बॉडीज तश्कील दी जाती है, चाहे पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, अगर कभी कभार ये 5 साल तक चली नहीं, इनको पहले ही डिसॉल्व करना पड़ा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये नई बॉडीज बनानी है, चाहे पंचायत हो, जैसा मैंने पढ़ाया आपको, चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो, कोई भी जो भी कोई टायर हो, तो अगर पहले ही उसको डिसॉल्व किया गया तो फिर विद इन 6 मंथ्स इनको नए चुनाव करने हैं और नए चुनाव के दौरान उस नई बॉडी को इनको अमल में लाना है, याद रखिएगा ये बात। और उसके बाद थर्ड वन इज रिजर्वेशन। ये बात याद रखिएगा बच्चों, रिजर्वेशन। हिंदुस्तान के आईन ने कोई चीज छोड़ी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट रिजर्वेशन के दौरान इन्होंने रखा एससीज जो है उनके लिए इन्होंने क्या रखा, उन्होंने बराबर इनके लिए सीटें रखी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जितनी आबादी इन लोगों की है, याद रखिएगा, these SCs they will get reservation in these bodies according to their proportion, according to the population of these people they will get reservation। तो चाहे वहां अगर ज्यादा तादाद एससीज की होंगी तो वो वहां पे ज्यादा उनको मिलेगा, अगर वहां पे एसटीज ही ज्यादा है और बाकी कम है तो नेचुरली इनको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से जितनी इनकी आबादी होगी इनको उस टायर में, उस बॉडी में अकॉर्डिंगली हिस्सा मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। औरतों के लिए चाहे पंचायत की बात करें, चाहे म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, हर एक, चाहे अर्बन लेवल बॉडी हो, रूरल लेवल बॉडी हो, वहां पे औरतों के लिए अलग से 1/3 रिजर्वेशन रखी गई। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। बात याद रखिएगा बच्चों, जब हम हिंदुस्तान में पढ़ते हैं कॉसी फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या दिया गया है, इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सो फॉर एज सेंट्रल लिस्ट इज कंसर्न्ड, और we are saying that union list, union government is enjoying 97 departments, 97 subjects or items। तो इस तरह से जब स्टेट लिस्ट की हम बात करते हैं,
11th of the Indian Constitution and have been transferred to rural local bodies. याद रखिएगा, पंचायती राज के तहत पंचायती राज के यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सबसे बड़ा ये मिला कि स्टेट लिस्ट में 29 सब्जेक्ट्स जो है वो पंचायत को दिए गए हैं, पंचायती राज सिस्टम को दिए गए हैं। तो शेड्यूल 11th में ये कोई मामूली बात नहीं, 29 आइटम्स, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे रेवेन्यू की बात करें, हेल्थ सैनिटेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो रोड्स बिल्डिंग्स की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये सारे के सारे आइटम्स जो है इस पर काम करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और उनको फंडिंग वगैरह डायरेक्ट स्टेट की तरफ से मिलती है। उनको बराबर इख्तियारात है कि वो उसके लिए बजट बनाते हैं। जब मैंने आपको कहा कि हर एक पंचायत अपना बजट बनाती है, उसके बाद पंचायत समिति में डाल देती है, फिर वहां बीडीओ जो होता है वो उस काम को देखता है, उस बजट को देखता है। तो अकॉर्डिंगली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये मिला कि 29 आइटम्स, 29 सब्जेक्ट्स उनको स्टेट लिस्ट में मिले जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिस पर उनको इतने इख्तियारात है। और दूसरी एक बात, जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में अंडर आर्टिकल 243W, यहाँ पे आप बोलेंगे कि W क्या होता है। जब हम आर्टिकल 243W पढ़ते हैं, W मींस इसका पार्ट W, तो कभी A B C D इस तरह से होता है, तो W के तहत 243W यहाँ लिखा हुआ है, तो इनको 18 फंक्शंस दिए गए हैं। कितने? 18 फंक्शंस, यानी 18 काम इनको भी करने, चाहे एग्रीकल्चर हो, रेवेन्यू हो, हाउसिंग हो या ब्यूरियल ग्राउंड्स हो, तो बाकी जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 फंक्शंस, 18 आइटम्स लोकल अर्बन बॉडीज को भी दिए गए हैं। Then after there is fifth power, that is state or the feature state election commission. याद रखिएगा बच्चों, state election commission, state government appoints a state election commission to conduct elections for पंचायती राज। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको इख्तियारात दिए गए हैं अलग से कि वो अपने अपने लेवल पे अलग से क्या कर ले, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन कराएं। ये बात याद रखिएगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो, ये बात यहाँ याद रखिएगा कि हर स्टेट को इख्तियारात दिए गए हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी बनाएं, कंपल्सरी बनाएं। इसी तरह से स्टेट्स को एम्पावर किया गया है कि वो अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसके थ्रू यहाँ पे इलेक्शंस कराएं, पंचायती राज इलेक्शंस कराएं। ये बात याद रखिएगा। Then after there is state finance commission. State finance commission, the